राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात उन महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। ऐसे ही उस अज्ञात महापुरुषों की पंक्ति में कल मैंने एक नाम जोड़ा था, श्री मुकंदीलाल गुप्ता, इटावा जिले के औरैया नामक स्थान का वो महान क्रांतिवीर। उसके कल एक एपिसोड के अंदर हम जहाँ पहुँचे थे वो क्या था कि क्रांतिकारी दल ने तय किया किसी व्यक्ति को एक धनिक के घर में भेजा कि वहाँ पर डाका मारा जाए, शस्त्र लूटने के लिए, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं। पैसे चाहिए थे, शस्त्र चाहिए थे। तो ऐसे कुछ समय समय पर ऐसे बड़े अमीर लोगों को या अंग्रेज़ों के पिट्ठू लोगों को, अंग्रेज़ों से पाई हुई पदवियों वालों लोगों को भी वो डाका मार लेते थे देश के लिए। ऐसे जिस व्यक्ति को भेजा उसने पुलिस को सब बता दिया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। सन 1928 में मुकदमा चला। वो मुकदमा मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो मुकदमा इस नाम से चला और मुकंदीलाल गुप्ता को 6 वर्ष का कठोर कारावास का दंड इसमें मिला। 6 वर्ष की सजा काट लेने के बाद जब बाहर आए तो मुकंदीलाल गुप्ता ने सोचा कि अब अपने नगर इटावा में, औरैया में ना रहकर अपने नगर से दूर जाकर कहीं रहना चाहिए और नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना चाहिए। व्यापार का अनुभव तो अच्छा था ही, झांसी पहुंचने का निर्णय कर लिया और झांसी पहुंचकर मुकंदीलाल गुप्ता ने अपने स्वतंत्र व्यापार अपना स्थापित कर लिया। मुकंदीलाल गुप्ता ये सोचकर झांसी पहुंचे थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों से कुछ देर दूर रहा जाए, काम किया जाए, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर कूद पड़ेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि झांसी उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था और क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया हुआ था। और किसी को मालूम हो या ना हो, पर क्रांतिकारियों को ये मालूम था कि मुकंदीलाल गुप्ता मैनपुरी षड्यंत्र केस में 6 वर्ष की सजा काट करके आए हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी संगठन की ओर से झांसी में इस प्रकार के युवकों की तलाश के लिए कौन कौन क्रांतिकारी हो सकता है, श्री शिकेंद्रनाथ बख्शी को नियुक्त किया था। बहुत पैनी नज़र थी उनकी पैनी दृष्टि से भला कौन बच सकता था। वे स्वयं उस समय झांसी में न्यायपालिका के कार्यालय में नौकरी कर रहे थे और एक व्यायामशाला भी चला रहे थे। व्यायामशाला तो बहाना होता था उन नौयुवकों के मिलने का केंद्र। वैसे भी मसल बनने ही चाहिए, लेकिन दिमाग में देश और देश की स्वतंत्रता। भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और विश्वनाथ वैशंपायन उनके दल में सम्मिलित हो चुके थे। मुकंदीलाल गुप्ता को भी हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का सदस्य बना लेने में भला शिकेंद्रनाथ बख्शी को क्या कठिनाई होनी थी। हो गए हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन के मुकंदीलाल गुप्ता। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की कार्यकारिणी की एक बैठक 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में आयोजित की गई। उस बैठक में जो लोग सम्मिलित हुए
उनमें मुकंदीलाल गुप्ता भी एक थे। दल के निर्णय के अनुसार 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मुकंदीलाल गुप्ता डाउन ट्रेन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में सवार हुए। उसके बाद उनके कुछ साथियों ने, तय था सब कुछ पहले से, लखनऊ के निकट ककोरी और आलमपुर स्टेशन के बीच जंजीर खींचकर ट्रेन रोक दी। सब तय था। मुकंदीलाल गुप्ता को ये काम दिया गया था कि वे अपने स्वयं अन्य साथियों के साथ फायर करते हुए और मुसाफिरों को गाड़ी से नीचे ना उतरने को रोकते हुए उनको डराएं और उनको वार्न करें, खिड़की बंद रखो, कोई बाहर देखेगा नहीं। क्रांतिकारी लोग संदूक तोड़कर खजाना लूट ले गए। अब यह मैं इसलिए विस्तार से नहीं बता रहा कि ककोरी का ये केस कई बार मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूँ। वो कैसे संदूक आया और कैसे किस डिब्बे में संदूक था, इनको रेकी कैसे हुई थी, कितने दिन ये सारा सोचा गया था कि सरकारी खजाना लूटा जाए, मैं उसकी तरफ आज नहीं जा रहा। चलिए, वो तो तोड़कर खजाना लूट कर ले गए। ब्रिटिश सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ी चुनौती। सब और तेजी के साथ गिरफ्तारियां आरंभ हो गई। वीरभद्र तिवारी मुखबिर बन गया। उसके द्वारा तथा बनवारी लाल के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर 26 सितंबर 1925 को अनेक स्थानों पर छापे मारे गए पुलिस के द्वारा। बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। केवल 3 व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाए, सचिंद्र नाथ बख्शी, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद। जब ककोरी केस का निर्णय सुना दिया गया तो उसके बाद सचिंद्र नाथ बख्शी को भागलपुर से और अशफाक उल्ला खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर कभी भी गिरफ्तार नहीं हो चुके आजन्म। वे तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ युद्ध करते हुए बलिदान हुए थे। बहुत बार ये मैं किस्सा ले चुका हूँ बड़ा विस्तार से। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए तो 7-8 एपिसोड दिए होंगे मैंने। ककोरी केस लगभग 18 महीने चला। फैसला निर्णय 6 अप्रैल 1927 को सुनाया गया। मुकंदीलाल गुप्ता को आजन्म काला पानी का दंड सुनाया गया। आजन्म काला पानी यानी घोरनाद की, आजन्म काला पानी का दंड मुकंदीलाल गुप्ता को। अब जब वो जेल की अवधि जो है वो समाप्त होने पर उनको मुक्त किया गया, लेकिन 1942 में फिर कूद पड़े भारत छोड़ो आंदोलन में। फिर 7 वर्ष का कारावास मिला। जीवन भर यातनाएं झेलने और संघर्ष करने के पश्चात वे महान क्रांतिकारी झुका नहीं, रुका नहीं, थका नहीं। जेल जीवन से शरीर को तो तोड़ दिया गया था, परंतु मन नहीं टूटा था। ये तो रही उसके संघर्ष की कहानी। लेकिन एक दुखद वाक्य जो मैं बोलने, इसी बीच में 1947 का वो समय भी आया और इस महान क्रांतिकारी ने आज़ादी भी देखी है। यही लक्ष्य था, इतना ही था। लेकिन आज़ादी के बाद अपने जीवन यापन के लिए मुकंदीलाल गुप्ता को जो संघर्ष करना पड़ा, एक लंबी दास्तां है। ऐसे वास्तव में देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को कहीं याद नहीं किया गया। उनके परिवारों की सुध नहीं ली गई और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता था।
कांग्रेस का बनना, किसने बनाया, वो अंग्रेज़, इटावा का कलेक्टर, सर ए.ओ. ह्यूम, कौन लोग शुरू में कांग्रेस में आए, और पूरा कांग्रेस का टाइम सत्याग्रह 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, वो अंग्रेज़ों को परेशान नहीं करता था। हाँ, समय समय पर मैं ये बात करता रहा हूँ आपसे कि नेहरू तक अंग्रेज़ों को सत्ता पहुँचानी थी और अंग्रेजी गांधी को टूल किट के रूप में प्रयोग करना था, तो इसलिए वो सत्याग्रह और कुछ 6 डिमांड और एक आदि को अधूरे को टिक करना, ये सब तमाशा चल रहा था। वो समय भी क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का कोई कांग्रेस हाथ नहीं दे रही थी, किसी भी तरह से नहीं दे रही थी। यद्यपि राहें अलग थी, लक्ष्य तो एक था। वो मैं काले पृष्ठ समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूँ। पर एक बात आपके लिए, जरा इन कांग्रेसों से ये पूछना, आज़ादी के बाद भी पाप किए भाई? आज़ादी मिलते ही अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम आपके हवाले सौंप देंगे। अरे पाप, घोर पाप। 1956 तक सुभाष चंद्र बोस के घर के बाहर सिविल ड्रेसेस के अंदर सीआईडी को बिठाया जाता रहा। एक लंबा किस्सा है, लंबी दास्ता है। लेकिन इन दुष्टों से ये तो पूछो कि पूरे 1757 से 1947 का कालखंड जो मैंने 190 साल का लिया है, एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो, एक नाम, एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेजों की गोली से मरा हो, एक नाम, एक भी कांग्रेसी लीडर जो जेल के अंदर कठोर लंबी यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गया हो, एक लीडर, कोई नहीं। और ये बताते हैं कि आज़ादी और नेहरू और गांधी का नाम लेते हैं जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी पूरी सुविधा से भरपूर थी, भरी पड़ी थी, सब कुछ मिल रहा था उनको। और ये लोग जो जीवन भर संघर्ष कर रहे थे, अरे काला पानी की कल्पना नहीं कर सकते 6 मिनट की, और 2-2 आजन्म कारावास क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को मिल रहा था 1910 में। चलिए, ये समय समय पर मैं कुछ बातें आपके सामने लाता रहता हूँ। मेरा ये जो उद्देश्य है, इन अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।